हेलो डॉक्टर्स। ये मेरे यानी डॉक्टर समीन मंसूरी के मेटाफोरिकल मीनिंग ऑफ माइंड रूब्रिक्स का 30th वीडियो है। इस वीडियो का रूब्रिक इरिटेबिलिटी क्वेश्चन अमिलियोरेट्स डॉक्टर फाटक की रेपर्टरी में दिया गया है और इसमें सिर्फ टैलेंट्यूला हिस्पैनिका दवाई दी गई है। इरिटेबल या इरिटेबिलिटी, इस शब्द का मतलब है किसी बात या स्टिम्युलस के कारण चिढ़ जाना। मतलब वो बात आपको नापसंद है और इसलिए आप नाराज़ या अपसेट हो जाते हो। इरिटेबिलिटी के मुकाबले में जब इंसान एंगर या एंग्री फील करता है तब वो बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करता है। क्वेश्चन, इस शब्द का मतलब है संभोग या सेक्सुअल इंटरकोर्स, जिसमें एक पुरुष अपना इरेक्ट पीनस एक महिला के वजाइना में इंसर्ट करता है और ये स्टिम्युलेटरी एक्ट ऑर्गेज़म तथा इजैक्यूलेशन अचीव करने तक कंटिन्यू किया जाता है। कॉइटल एक्ट के 3 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला, कॉइटस एक बहुत इंटेंस एक्ट होता है जिसमें इंसान अपने पार्टनर के द्वारा सेक्सुअल प्लेजर हासिल करना चाहता है। तो इसका मतलब है कि इस एक्ट में 2 लोगों का होना ज़रूरी है ताकि वो एक दूसरे को प्लेजर प्रोवाइड कर सके। इसे मेटाफोरिकली समझें तो इस एक्ट को करते समय अपने माइंड एंड बॉडी के साथ साथ दूसरी एक्सटर्नल बॉडी का इन्वॉल्व होना भी ज़रूरी होता है। जब पेशेंट और उसका पार्टनर दोनों इस एक्ट में इन्वॉल्व होते हैं तभी वो इसे एंजॉय कर सकते हैं। दूसरा, कॉइटस का मेन पर्पस एंजॉयमेंट होता है और इसलिए इस इंटेंस एक्ट को करते समय इंसान का ध्यान किसी दूसरी एक्टिविटी पर नहीं रहता और उसे कोई दूसरा काम करने की इच्छा भी महसूस नहीं होती। व्यक्ति अपने पार्टनर के साथ इस एक्ट को प्लेजर मिलने तक कंटिन्यू करता रहता है और उस दौरान बाकी सारी चीज़ें भूल जाता है। तीसरा, एंजॉयमेंट के अलावा कॉइटस का मकसद बच्चे पैदा करना भी होता है। प्रेगनेंसी से क्लियर हो जाता है कि पुरुष और महिला के बीच शारीरिक संबंध या फिजिकल रिलेशंस थे। तो इस रूब्रिक इरिटेबिलिटी क्वेश्चन अमिलियोरेट्स को लिटरली समझें तो टैलेंटुला पेशेंट का चिड़चिड़ापन सेक्सुअल इंटरकोर्स या संभोग करने से ही कम होता है। लेकिन इस रूब्रिक को मेटाफोरिकली समझें तो जब टैलेंटुला पेशेंट चिड़चिड़ा हो जाता है तब वो कोई ऐसी एक्टिविटी करना चाहता है जिससे उसे प्लेजर मिले। जब पेशेंट ऐसी किसी भी एक्टिविटी को एंजॉय करता है तब उसका पूरा ध्यान उसी बात पर रहता है और प्लेजर मिलने तक वो उसी काम को कंटिन्यू करता रहता है। इसलिए उस दौरान पेशेंट बाकी सारी चीज़ों पर ध्यान देना बंद कर देता है। एग्जाम्पल 1, 35 साल की शादीशुदा महिला बोली कि उसे सीने में और पैरों में इचिंग होती रहती है। स्किन डॉक्टर के अनुसार पेशेंट को एक्जिमा है और उसे एंटीहिस्टामिनिक्स भी प्रिस्क्राइब किए गए हैं। इस पर पेशेंट का हस्बैंड बोला, डॉक्टर प्लीज़ आप कुछ कीजिए नहीं तो मेरा बॉस मुझे जॉब से निकाल देगा। जब भी मेरी वाइफ को खुजली होती है और दवा लेने या क्रीम लगाने से उसे आराम नहीं मिलता तब वो तुरंत मुझे फ़ोन करती है और ऑफिस से छुट्टी लेकर घर आने के लिए कहती है। इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ बीवी शुरू हो जाती है। कहती है कि यहाँ मुझे इतनी खुजली हो रही है और तुम्हें ऑफिस की पड़ी है। तुमको तो मेरा थोड़ा भी ख्याल नहीं है। मुझे तकलीफ़ हो रही है, उस डॉक्टर को फ़ोन करो कि दवा काम नहीं कर रही है। लेकिन नहीं, मैं यहाँ सारा दिन घर का काम करती हूँ लेकिन तुम एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकते। घर के बाहर ट्रैफिक जैम के कारण शोर और गाड़ियों का धुआं उड़ता रहता है। बच्चे बस मोबाइल में लगे रहते हैं और होमवर्क नहीं करते। इसलिए मैंने उन्हें धमकी दी है कि अगर उन्होंने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया तो मैं उन दोनों के स्मार्टफोन्स बालकनी से बाहर फेंक दूंगी। और तुम्हें भी कह देती हूँ, अगर तुमने आज छुट्टी नहीं ली तो याद रखना आज रात का खाना तुम्हें नहीं मिलेगा। ऐसा बोलकर बीवी फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देती है। वाइफ से पूछने पर उसने कहा, हाँ तो क्या हुआ?
खुजली इतनी होती है कि क्या बताऊं। खुद से खुजाने में मज़ा नहीं आता और मैं चिड़चिड़ी हो जाती हूँ, इसीलिए तो हबी को बुलाना पड़ता है। इस पर हस्बैंड बोला, डॉक्टर, जब मैं घर आता हूँ तब बीवी बोलती है कि इन खुजली वाली जगहों को रब करो। जब मैं ऐसा करता हूँ तब वो कहती है कि अब अच्छा लग रहा है। फिर वो बोलती है कि ऐसे ही खुजाते रहो, मुझे मज़ा आ रहा है। मेरे काफ़ी समय तक खुजाने पर जब खून निकलता है तब उसे राहत मिलती है। ये देखकर मैं उसे बोलता हूँ कि ब्लड निकल रहा है, तो इस पर वो बोलती है, हाँ लेकिन बहुत मज़ा आया। इसी तरह जब भी पेशेंट चिड़चिड़ी हो जाती है तब वो मुझे संभोग करने के लिए कहती है और उसके बाद ही उसका मूड अच्छा होता है। फिर पेशेंट का पति बोला, डॉक्टर, एक दिन ऑफिस में ज़्यादा काम था और उस दिन घर आने पर जब बीवी ने सेक्स के लिए कहा तब मैंने उसे कहा कि आज मैं थक गया हूँ, कल करेंगे। इस पर बीवी बोली, अरे हाँ, तुम तो 40 साल में ही 100 साल के कमज़ोर बूढ़े हो गए हो ना, तभी तो परफॉर्म नहीं कर सकते। कितनी दुख की बात है ना। एक काम करो, अपने साथ एक छड़ी भी रखा करो। ऐसा बोलकर वो कमरे में चली गई। तब से वो मुझे अक्सर ए बुढ़े, ए सीनियर सिटीजन, अरे दादाजी कहकर मेरा मजाक उड़ाती रहती है। पति कुछ और भी कह रहा था, लेकिन इसके बीच में ही पेशेंट अचानक से बोली, चुप, कुछ भी बोलते रहते हो। एक बार क्या बोल दिया तुम तो बुरा मान जाते हो। डॉक्टर, इनकी यही प्रॉब्लम है, मेरी एक नहीं सुनते, फिर मुझे इनको डराना पड़ता है तभी ये मेरी बात मानते हैं। फिर पेशेंट बोली, डॉक्टर, इस खुजली के साथ एक और प्रॉब्लम है। जब पीरियड्स आते हैं तब तबीयत ठीक नहीं लगती, अजीब सी बेचैनी पूरे 5 दिन तक महसूस होती रहती है। फाइनली पेशेंट बोली, डॉक्टर, जब मेरी बड़ी बहन को टीबी हुआ था तब मैं उससे मिलने गई थी। अब पिछले महीने ही उसकी डेथ हुई है। इसलिए डॉक्टर, आपके पास इस खुजली के साथ साथ टीबी ना होने की दवा हो तो वो भी दे दीजिए। अब कोई ब्लड टेस्ट या एक्सरे करने के लिए मत बोलना, पता नहीं उसमें क्या निकल आए। तो इस केस में पेशेंट अपनी सारी प्रॉब्लम्स के बारे में अपने हस्बैंड से शिकायत करती रहती है और साथ ही धमकी भी देती है। इसलिए ये रूब्रिक है कंप्लेनिंग एंड थ्रेटनिंग। पेशेंट को एक्जिमा की इचिंग के समय चिड़चिड़ापन महसूस होता है, लेकिन खुद से स्क्रैच करने पर उसे अच्छा नहीं लगता। इसलिए वो अपने पति को खुजाने और रब करने के लिए कहती है। ऐसा करने पर पेशेंट इस एक्ट को एंजॉय करती है और जब तक इरप्शंस में से खून नहीं निकलता तब तक वो अपने पति को स्क्रैच करने के लिए कहती रहती है। इसे मेटाफोरिकली समझें तो ये एक्ट कॉयशन के समान है, जहां पेशेंट अपने हस्बैंड से प्लेजर पाना चाहती है और जब पेशेंट अपने पति के इस टच को एंजॉय करती है तब वो ये एक्ट अल्टीमेट प्लेजर मिलने तक कंटिन्यू रखने के लिए कहती है। इसलिए ये रूब्रिक है इरिटेबिलिटी, कॉयशन, अमेलियोरेट्स। जब पेशेंट का पति टायर्डनेस के कारण संभोग करने से मना करता है तब पेशेंट उसे एक बूढ़ा आदमी बोलकर टॉन्ट करती है और उसका मजाक उड़ाती है। इसलिए ये रूब्रिक है मॉकिंग एज्ड पीपल विद देयर ओल्ड एज। ओल्ड एज या एज्ड पीपल का मतलब सिर्फ वो लोग नहीं जिनकी उम्र 70-80 साल से ऊपर है, बल्कि ये टर्म्स ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए यूज़ किए जा सकते हैं जो भले ही अपनी उम्र के अनुसार जवान हो, लेकिन जो टैरेंटुला पेशेंट के अनुसार बीमारी या और किसी कारण से बूढ़ों जैसा बर्ताव कर रहा हो। जब पेशेंट का पति डॉक्टर को अपनी बीवी के टॉन्ट्स की शिकायत कर रहा था तब पेशेंट ने उसे अचानक से चुप रहने को कहा। पेशेंट के सडन और शार्प हर्टफुल टोन के लिए रूब्रिक है एब्रप्ट, हार्श। एब्रप्ट यानी कोई भी ऐसी बात या हरकत जो एकदम अचानक किए जाने के कारण दूसरों को हर्ट करती है। हार्श मतलब एक सख्त रवैया जिसमें काइंडनेस या कोमलता बिल्कुल भी मौजूद नहीं होती। पीरियड्स के दौरान पेशेंट बहुत बेचैन रहती है, इसलिए ये रूब्रिक है रेस्टलेसनेस, नर्वसनेस ड्यूरिंग मेंसेस। पेशेंट की सिस्टर को टीबी था
और इसलिए अब पेशेंट को ये डर लगता है कि कहीं अपनी बहन के कांटेक्ट में आने के कारण पेशेंट को भी टीबी न हो गया हो। इसलिए उसे डॉक्टर से टीबी की दवा भी चाहिए। इसलिए ये रूब्रिक है फियर ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस। पेशेंट टीबी के लिए कोई भी टेस्ट नहीं करवाना चाहती है। तपास कराने से हमें बीमारी का पता चलता है, मतलब हमें नॉलेज की रोशनी मिलती है, लेकिन पेशेंट इस लाइट को अवॉइड कर रही है। इसलिए ये रूब्रिक है लाइट शन्स लाइट। एग्जाम्पल 2। 25 साल का मेल पेशेंट बोला, डॉक्टर मुझे बार बार सर्दी और सिरदर्द होते रहता है। ईएनटी डॉक्टर ने बताया है कि मुझे साइनोसाइटिस की तकलीफ है। जब सिर दर्द होता है तब मुझे समझ नहीं आता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे आसपास कौन है, कौन क्या कर रहा है, कुछ भी मेरे पल्ले नहीं पड़ता। उस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि दवा नहीं मिली तो मैं पागल हो जाऊंगा। फिर पेशेंट बोला, डॉक्टर ये प्रॉब्लम 3 साल पहले शुरू हुई थी। मुझे मेरे ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की से प्यार हो गया था। वो प्यार से जो मांगती थी मैं उसे लाकर देता था। हम दोनों शादी भी करने वाले थे, लेकिन उसके पेरेंट्स इस बात के खिलाफ थे। मैंने सोचा था कि वो मेरा साथ देगी, लेकिन उसने अपने पेरेंट्स की बात मान ली और हम अलग हो गए। तब से ये साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम मुझे होने लगी है। उस दिन से मैंने उस लड़की की फ़ोटो और उसके मैसेजेस सब डिलीट कर दिए हैं। यहाँ तक कि उसने जो गिफ्ट्स मुझे दिए थे वो भी मैंने फेंक दिए हैं। अब डॉक्टर, इसी वजह से अगर कोई लड़की किसी लड़के से अच्छी तरह बात करती है तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूर ये लड़की उस लड़के से फ़ायदा हासिल करना चाहती है। अगर कोई किसी के लिए कुछ भी अच्छा करता है तो मुझे यही लगता है कि इस नेकी के पीछे कोई ना कोई निजी स्वार्थ ज़रूर छिपा होगा, वरना आज के इस मतलबी ज़माने में कौन किसी का भला करता है। जब कोविड में एक फिल्म स्टार ने लोगों को हेल्प किया था तब भी मुझे ऐसा लगा कि ये एक्टर ज़रूर पॉलिटिक्स में जाना चाहता है ताकि वो खुद के इनकम टैक्स फ्रॉड वाले केसेस बंद करवा सके। इसीलिए ये लोगों की आउट ऑफ द वे जाकर मदद कर रहा है। फिर पेशेंट बोला, डॉक्टर प्यार में चोट खाने के बाद तो ऐसा हाल हो गया है कि अब अगर कोई मेरे लिए भी कुछ अच्छा करता है तो भी मैं उसे यही कहता हूँ कि ठीक है, तुमने मेरी मदद की, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरे दोस्त ने आपके बारे में बताया था, लेकिन मैंने तो उसे भी कह दिया है कि इस मदद के बदले मैं उसे पैसे उधार नहीं देने वाला हूँ। हेल्प करना उसका फ़र्ज़ था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उसका एहसान मानता रहूँ। फिर पेशेंट बोला, डॉक्टर कभी कभी मैं बिना किसी वजह के भी चिड़चिड़ा हो जाता हूँ। तब मैं डिटेक्टिव नॉवेल्स पढ़ता हूँ और अगर मुझे उसे रीड करने में मज़ा आ जाए तो मैं पूरी बुक अंत तक पढ़ता हूँ। उस वक्त कहानी के क्लाइमैक्स और दी एंड तक पूरी नॉवेल को पढ़ने में जो मज़ा आता है क्या बताऊँ। इसी तरह मूड ख़राब होने पर अगर मैं कोई गेम खेलते समय उसे एंजॉय कर रहा हूँ तो मैं अक्सर 4-5 घंटों तक वही गेम कंटिन्यूसली खेलता रहता हूँ। ऐसा करने पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। फाइनली पेशेंट बोला, डॉक्टर इस सर्दी और छींकों के कारण जब कोई नया क्लाइंट ऑफिस में आता है तब उनके सामने मुझे बहुत अनकंफर्टेबल महसूस होता है। इसी तरह घर में कोई मेहमान पहली बार आता है तो मैं उसके सामने बहुत अनईजी महसूस करता हूँ। मैं परिचित लोगों के बीच ठीक रहता हूँ, लेकिन अजनबियों के सामने अपनी इस बीमारी के कारण मैं बहुत सेल्फ कॉन्शियस हो जाता हूँ। एक बात और डॉक्टर, मुझे कुछ टाइम से फ्रिज से चॉकलेट्स चुरा कर खाने की आदत हो गई है। हालांकि मैं जब चाहूँ अपनी मर्ज़ी से स्वीट्स खा सकता हूँ और मेरी फैमिली को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों जब रात को सब लोग सो जाते हैं तब मैं चुपचाप फ्रिज से स्वीट्स या मिठाइयाँ चुराता हूँ और फिर अपने कमरे में आकर उन्हें खाता हूँ। इसलिए डॉक्टर इस बर्ताव को ठीक करने की दवा भी ज़रूर दीजिए। तो इस केस में सिरदर्द होने पर पेशेंट को कुछ समझ नहीं आता है और उसे ऐसा लगता है जैसे वो पागल हो जाएगा। इसलिए ये रूब्रिक है कन्फ्यूजन ऑफ माइंड एज इफ वुड लूज सेंसेस और गो मैड ड्यूरिंग हेडेक।
पेशेंट को साइनोसाइटिस की तकलीफ प्यार में धोखा मिलने के बाद शुरू हुई, इसलिए ये रूब्रिक है एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटेड लव। लव में डिसअपॉइंटमेंट मिलने के बाद पेशेंट ने अपनी गर्लफ्रेंड से जुड़ी सारी चीज़ें फेंक दी, इसलिए ये रूब्रिक है थ्रोस थिंग्स अवे। अब पेशेंट को लोगों के अच्छे बर्ताव में भी उनके सेल्फिश मोटिव्स नजर आते हैं। उसे यही लगता है कि इस दुनिया में हर इंसान सिर्फ अपने फायदे के कारण ही दूसरों की मदद करता है, इसलिए यह रूब्रिक है सिनिकल। सिनिकल होने के साथ साथ पेशेंट अपने मददगारों का शुक्रिया अदा करने और एहसान मानने की बजाय उनसे भी इनसेंसिटिवली बिहेव करता है, इसलिए यह रूब्रिक है अनग्रेटफुल। जब भी पेशेंट चिड़चिड़ापन महसूस करता है तब वो कोई नॉवेल या गेम खेलता है। ये रूब्रिक रीडिंग डिज़ायर्स या प्लेफुल या ऑक्यूपेशन डिवर्जन अमीलोरेट्स नहीं है, क्योंकि जब पेशेंट उस एक्टिविटी को एंजॉय करने लगता है तब वो उसी में अपना पूरा ध्यान लगा देता है। पेशेंट ने नॉवेल को क्लाइमैक्स तथा दी एंड तक पढ़ने और उसे एंजॉय करने की फीलिंग को जिस तरह एक्सप्रेस किया वो भी मेटाफोरिकली क्वेश्चन से मिलने वाले प्लेजर के समान है। इसी तरह पेशेंट एक ही गेम को अल्टीमेट प्लेजर मिलने तक खेलता रहता है, इसलिए ये रूब्रिक है इरिटेबिलिटी क्वेश्चन अमीलियोरेट्स। साइनोसाइटिस से होने वाली सर्दी खांसी के कारण पेशेंट अजनबी लोगों के सामने बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करता है, जबकि उसे अपने जान पहचान वाले लोगों के बीच ऐसी कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं होती, इसलिए यह रूब्रिक है एम्बैरेसमेंट इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स। फाइनली पेशेंट ने कहा कि उसे स्वीट्स चुरा कर खाने की आदत हो गई है, जबकि उसे पता है कि ऐसा करने की उसे कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए यह रूब्रिक है क्लेप्टोमेनिया। सो टू समराइज, टेरेंटुला पेशेंट बहुत एक्टिव और एग्रेसिव होता है। उसे नाचने गाने का इतना शौक होता है कि जब तक ये एक्टिविटीज़ उसे एग्जॉस्ट ना कर दे तब तक वो इनमें इन्वॉल्व्ड रहता है। पेशेंट का डांसिंग और सिंगिंग का ये मेनिया उन लोगों में देखा गया था जिन्हें टैरेंटुला स्पाइडर ने काटा था। इसे टैरेंटिज्म कहते हैं, जिसमें इस मकड़ी द्वारा काटे जाने के बाद व्यक्ति बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाता है और कई घंटों तक लगातार नाचता गाता रहता है। फाइनली एग्जॉस्ट होने पर जब उस इंसान को पसीना आता है तब इस मकड़ी की पॉइजनिंग का असर ख़त्म हो जाता है। टैरेंटुला पेशेंट को हंसी मजाक करना भी बहुत अच्छा लगता है। इतना ही नहीं, पेशेंट बीमार होने का नाटक करता है ताकि उसे लोगों का अटेंशन मिले। लेकिन जब पेशेंट के इसी हाइपर एक्टिव बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए उसे सज़ा दी जाती है या दोष दिया जाता है तब पेशेंट सचमुच बीमार हो जाता है। अब उसे लोगों से वार्तालाप करने पर गुस्सा आता है। यही क्रोध पेशेंट को इतना आक्रामक बना देता है कि वो डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। फाइनली पेशेंट को यही लगता है कि जब तक उसका गुस्सा कंट्रोल में नहीं आता तब तक उसकी लाइफ में कुछ भी सही होने की कोई उम्मीद नहीं है। एक्साइटमेंट, एक्साइटेबल with dancing, singing and weeping. Singing until very hoarse. Dancing wild. Jesting. Feigning sick. Ailments from punishment. Ailments from reproaches. Anger from conversation. Violent, vehement, rage leading to deeds, and despair with anger. Feigning sick और exaggerates her symptoms, इन दोनों रूब्रिक्स के डिटेल्ड डिफरेंसेस को मैंने अपने प्लमम मेटालिकम के वीडियो डिल्यूजन्स पीपल अपीयर्ड लाइक डॉल्स में एक्सप्लेन किया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। डॉक्टर केंट की रेपर्टरी में टैरेंटुला दवाई लव एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटेड में दी गई है,
जबकि डॉक्टर फाटक के मटीरा मेडिका में लिखा है इल इफेक्ट्स ऑफ अनरिक्वाइटेड लव। तो इन दोनों रूब्रिक्स के डिफरेंसेस को समझते हैं। डिसअपॉइंटेड लव, जैसे हमने एग्जाम्पल 2 में देखा कि पेशेंट एक लड़की को चाहता था और ये प्यार दो तरफा था, मतलब लड़की भी पेशेंट से प्यार करती थी। इसलिए जब लड़की के पेरेंट्स ने शादी से मना किया तब लड़के को ये उम्मीद थी कि लड़की उसका साथ देगी और उसी से शादी करेगी। लेकिन जब लड़की ने अपने पेरेंट्स की बात मान ली तब प्यार में मिले इस अनचाहे रिस्पॉन्स ने पेशेंट को बीमार बना दिया। अनरिक्वाइटेड लव, अनरिक्वाइटेड का मतलब है प्यार के लिए की गई कोशिश में कामयाब ना होना। इसमें पेशेंट जिससे प्यार करता है उसका अटेंशन पाने के लिए पेशेंट अलग अलग तरह से कोशिशें करता रहता है, लेकिन जब उसे असफलता मिलती है तब इसी कारण वो बीमार हो जाता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मेरे कॉलेज में मुझे एक लड़की से प्यार हो गया था। उसे इम्प्रेस करने के लिए मैं हार्ली डेविडसन की बाइक से कॉलेज में आता था, ब्रांडेड कपड़े पहनकर उसके आसपास घूमता था और महंगे आईफोन भी यूज़ करता था। लेकिन उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। मैंने उसे कॉल किया, व्हाट्सएप पर मैसेजेस भी भेजे, लेकिन उसने एक का भी जवाब नहीं दिया। फाइनली एक दिन मैंने उसे अपनी बाइक पर घर तक लिफ्ट भी ऑफर किया, लेकिन उसने मना कर दिया और कहा कि वो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए मुझे उसका पीछा करना छोड़ देना चाहिए। तब से मेरी तबीयत खराब हो गई है। तो इस केस में पेशेंट जिस लड़की को चाहता था उसका अटेंशन पाने के लिए पेशेंट ने बहुत कोशिशें की, लेकिन लड़की उसमें इंटरेस्टेड नहीं थी। मतलब ये एक तरफा प्यार था जिसमें लड़की ने पेशेंट के कॉल्स और मैसेजेस का भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो पेशेंट की गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहती थी। इसलिए ये रूब्रिक है इल इफेक्ट्स ऑफ अनरिक्वाइटेड लव। याद रहे, रेपर्टराइजेशन को इजी बनाने के लिए और सिमिलर रूब्रिक से होने वाले कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए रेपर्टरी में लव एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटेड ये रूब्रिक दिया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रूब्रिक और इसमें मौजूद टैरेंटुला हिस्पैनिका दवाई समझ आई होगी। मेरे सल्फर वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में एक डॉक्टर ने लोफ्स इस रूब्रिक को एक्सप्लेन करने के लिए कहा है, तो मैं इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब दे रहा हूँ। ये रूब्रिक डॉक्टर फाटक की रेपर्टरी में दिया गया है और इसमें सिर्फ सल्फर दवाई दी गई है। लोफ, इस शब्द का मतलब है अपना समय काम करने की बजाय आराम करने में वेस्ट करना। इसलिए मेरे मुताबिक इससे सबसे नज़दीकी रूब्रिक है टाइम फ्रिटर्स अवे हिज, जिसमें फ्रिटर मतलब अपना टाइम, मनी या एनर्जी किसी अनइम्पॉर्टेंट मैटर पर खर्च करना जिससे कोई फ़ायदा हासिल ना हो। इस रूब्रिक में कई दवाइयाँ हैं, लेकिन मैं सल्फर को लोफ्स वाले रूब्रिक के कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मुझे हमेशा लगता था कि मेरे पास तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, इसलिए मैं अक्सर अपने बिजनेस पर ध्यान नहीं देता था, लेकिन अब पैसों की प्रॉब्लम हो रही है और मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। इसलिए अब मुझे लगता है कि मैंने अपना वो कीमती वक्त सब फालतू कामों में वेस्ट कर दिया था। अब ये बात रियलाइज़ हो रही है कि मुझे अपने दोस्तों के साथ बेकार में घूमने फिरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो इस रूब्रिक लोफ्स या टाइम फ्रिटर्स अवे हिज में सल्फर पेशेंट फ्रिवलस होने के कारण अपने वक्त को यूजफुल कामों में इस्तेमाल करने की बजाय वेस्ट करता रहता है। वेल्दी होने की गलतफहमी पेशेंट को बहुत लापरवाह बना देती है। इसलिए वक्त हो या पैसा, पेशेंट हर इम्पॉर्टेंट चीज़ को लेकर फिजूल खर्ची करता है। लेकिन जब उसे पॉवर्टी और इमैसिएशन का एहसास होता है तब वो टेंशन में आ जाता है कि अगर अब उसने खुद को नहीं रोका तो एक दिन वो दूसरों की मदद का पूरी तरह से मोहताज हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे इस एक्सप्लेनेशन से आपको सल्फर का ये रूब्रिक समझ आया होगा। मैंने अपने सल्फर वीडियो में फियर ऑफ टेकिंग कोल्ड ड्यूरिंग हीट और फियर ऑफ फीवर वाइल चिली
इन दोनों रूब्रिक्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे भी रेफर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो या होम्योपैथी से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो या आप फीडबैक देना चाहें तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।